तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और उनके कार्यों के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बीच का फर्क समझाया था। और वहां मैंने कहा था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं सभी गवर्नर जनरलों के कार्यों के बारे में बात करूंगा। अब होता यह है कि इन कार्यों और इन गवर्नर जनरलों के नाम से बहुत से प्रश्न आते हैं जो एग्जाम्स में बनते हैं, तो ये चीज आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, बंगाल के अंदर गवर्नर बनाने की जो प्रथा है वो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी नाम की एक जगह पर, जो कि भागीरथी नदी के किनारे था। इस बात को आपको याद रखना, ये कहाँ पे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे एक जगह है प्लासी, वहां पे हुआ था। अब ये लड़ाई ब्रिटिशर्स के बीच में और नवाब सिराज उद दौला के बीच में हुई थी। जो ब्रिटिश सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। वहीं जो मुर्शिदाबाद की सेना थी उसका नेतृत्व सिराज उद दौला कर रहे थे। अब हुआ ये था कि इसके अंदर क्लाइव की जीत हुई थी, यानी कि ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, और इसी के साथ बंगाल में अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रही थी ब्रिटिश सेना। और यहीं से भारत में ब्रिटिशर्स का उदय भी होता है। कहां से? बंगाल से। अब चूंकि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने ये लड़ाई जीती थी, इसीलिए बंगाल का जो पहला गवर्नर बनाया गया वो भी रॉबर्ट क्लाइव ही था। कब बनाया गया? 1758 के अंदर। कब तक था ये? 1760 तक। ठीक है, तो इसका मतलब पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? रॉबर्ट क्लाइव हो गया। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ एक जरूरी बातें हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार बंगाल के गवर्नर बने थे। ये 1764 में फिर से बने थे 1767 तक के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या मशहूर हुआ कि बंगाल के पहले गवर्नर थे और एकमात्र व्यक्ति थे जो बंगाल के 2 बार गवर्नर बने। ठीक है, अब इसके बाद एक और बात इनके लिए फेमस है कि 1765 में इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी। जो इलाहाबाद की संधि थी वो युद्ध के दौरान की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ही ने ही की थी वो भी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो भी रॉबर्ट क्लाइव ही लेके आए थे, जो कि 1772 तक चला था। ठीक है, तो इसका मतलब 2 तरीके का वहां पे शासन चल रहा था, तो वो द्वैध शासन भी यही लेके आए थे। इसके अलावा इनके खिलाफ अंग्रेजी सैनिकों का विद्रोह भी हुआ था। हुआ यह था कि जो अंग्रेजी सैनिक होते थे उन्हें धौरा भत्ता मिलता था। अब इन्होंने ये व्यवस्था समाप्त कर दी थी और इसी वजह से अंग्रेजी सैनिकों ने इनके खिलाफ विद्रोह भी किया था। तो वो कौन से गवर्नर थे जिनके खिलाफ अंग्रेजी सैनिकों ने विद्रोह किया था? रॉबर्ट क्लाइव थे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इनकी मौत कैसे हुई थी। ये ब्रिटेन वापस गए थे और इन्होंने ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली थी। ये बात पूछी जाती है कि कौन से गवर्नर ने आत्महत्या कर ली थी, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि बंगाल के पहले गवर्नर, 2 बार गवर्नर, 1765 की इलाहाबाद संधि, द्वैध शासन, अंग्रेजी सैनिकों का विद्रोह और आत्महत्या, इन सब से प्रश्न बनता है। इसके बाद बात करें कि दूसरे नंबर के गवर्नर कौन थे, तो 1760 में हॉलवेल बने थे। हॉलवेल जो थे वो टेम्पररी गवर्नर थे। ये बहुत ही कम समय के लिए आए थे। आपको पता है टेम्पररी नेता होते हैं, उसी तरीके से टेम्पररी गवर्नर बनाए गए थे, और ये एक सर्जन भी थे। अब इनके बारे में एक बात मशहूर थी सिर्फ कि इन्होंने ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी कि ब्लैक होल घटना जो हुई थी उसके बारे में लोगों को बताया था। ये ब्लैक होल घटना आपको पता होगा कि 20 जून 1956 को हुई थी। उसमें हुआ ये था कि नवाब ने ना कुछ 146 सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक, उनको एक कोठरी में डाल दिया था। वो कोठरी बहुत ही सकरी थी। अब हुआ ये था कि पानी ना मिलने की वजह से 123 सैनिकों की मौत हो गई थी, और इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक होल पड़ गया। बाकी इनसे जुड़े हुए तो कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन क्रम के हिसाब से हमें याद रखना पड़ेगा कि दूसरे नंबर पे हॉलवेल आए थे। ठीक है, टेम्पररी थे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आए थे वेनसेटार्ट। वेनसेटार्ट जो थे वो 1760 में ही बने थे, हॉलवेल के बाद ही बने थे, जो कि 1700 तक रहे। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि कार्यकाल 1760 से तक का है, और आपको पता है कि अक्टूबर 1764 में क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब बक्सर की लड़ाई के दौरान कौन था गवर्नर? वेनसेटार्ट थे। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं वेरेलस्ट। ये 1767 से 69 के बीच में थे। जैसा कि आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार भी गवर्नर बने थे। वो कब हटे थे? 1767 में हटे थे। उसके तुरंत बाद कौन बैठा? वेरेलस्ट बैठा। इनसे जुड़े हुए भी प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि द्वैध शासन के वक्त इन्होंने अपना काम किया था। तो द्वैध शासन के वक्त ये गवर्नर थे। ठीक है, और 5वें गवर्नर जो आते हैं वो कर्टियर आते हैं, जो कि 1769 से 1772 तक बने थे, 13 अप्रैल 1772 तक।
इनके टाइम पे एक खास बात ये हुई थी कि बंगाल में एक विनाशकारी अकाल आया था जो कि 1770 में आया था। तो उस टाइम पे इन्होंने अपना काम संभाला था। तो ये जो लिस्ट है आपकी गवर्नरों की लिस्ट है। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो किसके बारे में हैं, क्लाइव के बारे में है, क्योंकि क्लाइव से ही काम शुरू हुआ था। और ये जो वक्त था ये शुरुआती वक्त था, इसलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए थे, और जितने भी हुए थे वो क्लाइव ने ही किए थे। तो आपको मेनली यहाँ पे क्लाइव याद रखना है। तो ये आपके गवर्नर हो जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। आपको अच्छी तरीके से पता है, मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि गवर्नर के पद को हटा दिया था और गवर्नर जनरल का पद ले आए थे अंग्रेज। ऐसा करने का मुख्य कारण ये था कि बाकी की जो दो प्रेसिडेंसियां चल रही थी, एक बंबई में चल रही थी, एक मद्रास में चल रही थी, उसको बंगाल के अंतर्गत लेके आना था या अधीन लेके आना था। इसीलिए वहां बंगाल में गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई थी। अब देखो यहाँ पे 1772 में अगले जो गवर्नर बनाए जाने थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उन्हें बनाया भी गया 1772 में, लेकिन 73 में आ गया गवर्नर जनरल का पद, इसलिए उन्हें गवर्नर जनरल बनाना पड़ा। इसका मतलब 1772 से 73 तक जो हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर थे, फिर 73 से लेकर 85 तक, 1785 तक वो गवर्नर जनरल रहे। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि 1772 से 73 तक हेस्टिंग्स जो है बंगाल के आखिरी गवर्नर बने रहे। पूछा जाएगा कि आखिरी गवर्नर कौन थे, तो हेस्टिंग्स थे। इसके अलावा 1772 में इन्होंने द्वैध शासन की समाप्ति कर दी थी। मतलब द्वैध शासन में क्या हो रहा था कि एक तरफ राजा था, एक तरफ कंपनी थी, तो नवाब की, राजा की जो व्यवस्था थी वो इन्होंने समाप्त कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा 1774 में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्होंने की थी, जिसके जज कौन थे, एलिजा इम्पे थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार कोई न्यायिक व्यवस्था भारत के अंदर लेके आए थे अंग्रेज, तो वो 1774 के अंदर लेके आए थे। कहाँ पे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खोला था। उसके जज कौन थे, एलिजा इम्पे थे। इसके अलावा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी इन्हीं के राज में हुई थी। उसको स्थापित किसने किया था, विलियम जोस ने किया था। इस सोसाइटी के अंदर होता यह था कि ऐतिहासिक ग्रंथों की जांच की जाती थी, उन्हें पढ़ा जाता था, ट्रांसलेट किया जाता था, ये सारे काम इसके अंदर होते थे। तो ये समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट की और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके राज में हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स के राज में हुई। लेकिन इन्हीं के टाइम पे एक बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ था, जिसकी वजह से इनका नाम खूब उछला था। उस टाइम पे हुआ यह था कि एक नंद कुमार नाम का आदमी था, उसने हेस्टिंग्स के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और उसने ये कहा था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब इसके चक्कर में क्या है कि नंद कुमार को फंसा दिया हेस्टिंग्स ने। कैसे, एलिजा इम्पे की मदद लेके। मैंने आपको बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और पहले जज कौन थे, एलिजा इम्पे थे। तो एलिजा इम्पे के साथ मिलके झूठा आरोप लगा दिया और नंद कुमार को फांसी दिलवा दी थी। और इसी वजह से इनके ऊपर ब्रिटेन के अंदर महाभियोग चला था। और इनका महाभियोग ऐसा वैसा नहीं था, काफ़ी लंबा चला था। 1787 से लगा था और 1795 तक चला था। हालांकि 1795 में ये बरी हो गए थे। तो ये पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल के खिलाफ महाभियोग चला था, एक लंबा महाभियोग चला था, तो आप लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो हेस्टिंग्स को लेके बनते हैं, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जो आते हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो हिसाब किताब है गवर्नर जनरल का, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये 1786 में बने थे और 93 तक रहे थे, और इन्होंने भारत में काफ़ी कुछ किया था, काफ़ी सारी चीज़ें की थी। सबसे पहली जो चीज़ इन्होंने की थी वो ये थी कि सिविल सेवा की इन्होंने शुरुआत करवाई थी। उस टाइम पे इसको ICS कहा जाता था, आज इसे IAS कहा जाता है। जो पहले ICS थे भारत के वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, आपको याद रखना है। तो ये जो सेवा है उन्होंने शुरू की थी। इसके अलावा पुलिस सेवा की शुरुआत भी इन्होंने की थी, मतलब IPS की शुरुआत भी इन्होंने की थी। इसके अलावा दास व्यापार पर इन्होंने रोक लगाई थी 1789 के अंदर। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन्होंने दास प्रथा नहीं रोकी थी, इन्होंने दास व्यापार रोका था, दासों पर व्यापार हो रहा था वो रोका था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ज़मींदारी पर एक स्थायी बंदोबस्त किया था 1793 के अंदर। और 1792 में इन्होंने मैसूर का युद्ध भी लड़ा था, मतलब इन्हीं के टाइम पे मैसूर का युद्ध भी हुआ था। इसके अलावा न्याय और प्रशासन में शक्तियों का विभाजन भी इन्होंने किया था। जैसे आज आप देखते हैं कि संविधान ने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करके रखा हुआ है, उसी तरीके से इन्होंने भी तब यही काम किया था कि प्रशासन के पास अलग शक्तियां होंगी और न्याय के पास अलग शक्तियां होंगी।
और इसके अलावा जब ये भारत में थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी और भारत में ही इनकी समाधि बनाई गई थी गाजीपुर के अंदर, जो कि यूपी में। अब देखिए इतने सारे पॉइंट हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी याद करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आईपीएस और आईएएस की शुरुआत इन्होंने की थी, कॉर्नवेलिस ने की थी। तो जब भी आपके दिमाग में आए कि आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके अलावा दास व्यापार को इन्होंने रोका था, 1789 के अंदर इन्होंने रोका था, ये चीज आपको याद रखनी है। और जमींदारी की एक व्यवस्था कर दी थी इन्होंने। लेकिन इन्हीं के टाइम पे मैसूर का युद्ध भी हो गया था, मैसूर के कई युद्ध हुए थे आपको पता है, तो इनके टाइम पे भी युद्ध हो गया था। इन्होंने न्याय और प्रशासन के अंदर शक्तियों का विभाजन किया था और यही बंगाल के एकमात्र गवर्नर जनरल थे जो यहाँ पे खत्म हुए थे, मतलब मरे थे, और इनकी समाधि जो है वो यूपी के गाजीपुर के अंदर बनी थी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं और इससे तो प्रश्न आता ही आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये दूसरे गवर्नर जनरल हो जाते हैं बंगाल के। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे की, जो कि है जॉन शॉर। जॉन शॉर के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो शासन है बिल्कुल ही आराम से निकल गया था, इनके दौरान कुछ बड़ा हुआ ही नहीं था। एक चीज़ समझो कि 1792 में मैसूर का युद्ध हुआ था, इसके बाद 1799 में मैसूर का युद्ध हुआ था। इनका जो कार्यकाल है जॉन शॉर का वो 1793 से 98 के बीच में चला। इसके बीच मैसूर में कोई हरकत नहीं हुई और इन्हें मैसूर में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि इनका जो शासन है वो मैसूर के लिहाज से बहुत ही आराम से निकल गया था, तो इससे ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आते हैं गवर्नर जनरल, जो कि हैं वेलेजली। वेलेजली का नाम भी आपने सुना होगा। ये इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्हीं के राज में एक और मैसूर का युद्ध हुआ था जिसके अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। वेलेजली उस समय पे ये सब कुछ हेड कर रहे थे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है जो उन्होंने अपने टाइम पे की थी, वो थी राजाओं के साथ सहायक संधि। इसको वेलेजली की सहायक संधि भी कहा जाता है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या था कि जितने भी राजा थे और राजा के राज्य थे, उन्होंने राजाओं के साथ संधि की कि आपकी जो सेना है उसको आप हटा दो और आपकी सुरक्षा हमारी सेना करेगी और उस सेना का खर्चा आप दोगे, और आपका जो दरबार होगा उसमें एक हमारा आदमी ज़रूर बैठेगा, ब्रिटिश ज़रूर बैठेगा। कुल मिला के ये राजाओं को और नवाबों को कंट्रोल करना चाहते थे। इनकी संधि में जो पहला राज्य आया था वो हैदराबाद था। उस टाइम पे हैदराबाद आया था सबसे पहले, मतलब सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद ने की थी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि वेलेजली की सहायक संधि क्या थी। इसके अलावा इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसको आप फोर्ट विलियम कॉलेज कहते हो, तो उसके बारे में भी प्रश्न बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके राज में हुई थी, तो आप लिखेंगे वेलेजली के राज में। इनका जो कार्यकाल था वो 1805 के अंदर खत्म हुआ था। अब इसके बाद दो और गवर्नर जनरल आते हैं जो कि बिल्कुल ही सीधे सीधे निकल गए थे, जिनको आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवें हैं जॉर्ज बार्लो, जो कि 1805 से 1807 के बीच में आए थे। उस टाइम पे कोई बहुत बड़ा काम इन्होंने किया नहीं था, इसलिए इनसे प्रश्न बनते ही नहीं हैं। और इसके बाद आते हैं छठे नंबर पे लॉर्ड मिंटो, जो कि 1807 से 13 के बीच में थे। इन्होंने एक काम इंपॉर्टेंट किया था कि इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह, जो कि पंजाब के थे, उनके साथ अमृतसर संधि की थी। पूछा जाता है कि अमृतसर संधि किसने की थी, तो लॉर्ड मिंटो ने की थी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक मिंटो तो वहाँ पे भी थे, 1900 में भी थे। मार्ले मिंटो समझौता याद होगा आपको, ये वो मिंटो नहीं है, ये दूसरे मिंटो हैं, ठीक है। इसके बाद सातवें नंबर पे जो बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल आते हैं वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 1823 के बीच में। अब ये वाले हेस्टिंग्स वो नहीं है, पहले वाले नहीं है, ये दूसरे हैं, ठीक है। इनके राज में कुछ और हुआ था। इनके राज में हुआ था नेपाल विजय, मतलब 1814 से 1816 के बीच में एक नेपाल के साथ युद्ध हुआ था, तो ये उन्होंने जीता था। इसके अलावा इन्होंने संगौली संधि की थी जिसके अंदर शिमला और उत्तराखंड जो है वो भारत में मिला लिए गए थे। तो ये दो काम थे। और एक चीज़ उन्होंने ये की थी कि जो मराठा के अंदर पेशवा की जो व्यवस्था चल रही थी मराठाओं के अंदर, उसको इन्होंने हटा दिया था और मराठाओं के जो वंशज थे प्रताप सिंह, उनको शासक बना दिया था, मतलब मराठाओं का शासक। इन्हीं के आगे चल के जो वंशज आए थे नाना साहेब, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है। और आखिर में इन्होंने पिंडारियों को हराया था। पिंडारी जो थे वो मराठा साम्राज्य के अंदर ही थे, वो थोड़ी लूटपाट भी करते थे, तो उनको भी इन्होंने ही हराया था हेस्टिंग्स ने। तो दोस्तों ये हो जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। इससे पहले मैंने आपको बंगाल के गवर्नर पढ़ाए थे, फिर गवर्नर जनरल पढ़ाए थे। तो ये 7 और वो 5 टोटल हो जाते हैं
के ही सबसे ज़रूरी कार्य मैंने आपको बता दिए हैं जिससे प्रश्न बनते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में कि भारत के अंदर जब इनका वर्चस्व हुआ तो ये भारत के स्तर पे आ गए थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।